प्रणाम मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल तारा स्टोरी पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक सपनों की मौत है। आज बसंत का जन्मदिन है। रतिया बैठी बैठी आंसू बहा रही थी। हर जन्मदिन पर बसंत सदा घर पर रहा है। ये उसका पहला जन्मदिन था जब वह घर से बाहर अपनी महतारी से दूर था। तभी घनश्याम ने घर के अंदर प्रवेश किया। अपनी पत्नी को यूं आंसू बहाता देखकर उसका भी दिल उदास हो गया। घनश्याम एक किसान है। उसके पास 20 बीघा जमीन है। अच्छा खासा पक्का मकान है। बसंत उसका इकलौता बेटा है। बड़ा होनहार, योग्य और आज्ञाकारी है। आज वह पीसीएस ऑफिसर बनकर डीएम हो गया था। उसकी पहली पोस्टिंग रुड़की में हुई। धामपुर के गांव में रहकर वह इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंचा, यह सोचकर घनश्याम का सीना चौड़ा हो जाता। आज रधिया की उदासी देखकर उससे रहा नहीं गया। बसंत की माँ क्यों परेशान हो? हमारा बेटा आज इतना कितना बड़ा आदमी बन गया है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपने बेटे पर। अपनी बड़ी बड़ी मूछों पर ताव देते हुए घनश्याम बोला। आप ठीक कहते हैं बसंत के बापू, मगर अपने दिल को कैसे समझाऊं? माँ का दिल है ना। अपने हाथों से उसे गाजर का हलवा खिलाती थी। आप जानते हैं उसे मेरे हाथ का गाजर का हलवा कितना पसंद है। ममता की मारी भूल गई कि आज मेरा बबुआ मुझसे दूर है और गाजर का हलवा बना बैठी। सो मन दुखी हो गया, कहकर रधिया फिर रोने लगी। अच्छा चुप कर, ऐसे मेरा भी मन उदास होता है। वैसे मेरा भी मन बसंत से मिलने को कर रहा है। ला मेरे कपड़े निकाल, मैं बस से चला जाता हूँ। तेरा गाजर का हलवा पाकर वो भी खुश हो उठेगा। ला डाल दे, जाकर उसे दे आता हूँ, उससे मिल भी आता हूँ। अभी लाई, ये अपने सही सोचा, कितना खुश होगा आपको देखकर। कहते कहते रधिया बसंत के लिए हलवा डालने लगी। घनश्याम भी जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से निकल पड़ा। सड़क पर सीना चौड़ा कर कर वह चल रहा था। क्यों न चलता, बेटा इतना बड़ा अधिकारी जो है। पूरे गांव वालों की नज़र में उसका मान कितना बढ़ गया था। जो भी देखता उसे सिर झुकाकर आगे बढ़ता। घनश्याम अपनी मूछों पर ताव देता, उन्हें बताता कि मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ। बस में बैठा तो कंडक्टर को पैसे दिए ताकि उसका रुड़की का टिकट बना दे। कंडक्टर ने बड़ी बड़ी विनम्रता से उसके पैसे लौटा दिए। दादा क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? हम आपसे पैसे लेंगे? आप डीएम साहब के पिताजी हैं। बस हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। उसकी बात सुनकर कई लोग उसकी ओर देखने लगे। घनश्याम भी काफ़ी तन कर बैठ गया। बसंत की कोठी पहुंचकर वह अंदर जाने लगा। तभी गेट पर खड़े कांस्टेबल ने उसे रोक दिया। अरे अरे, अंदर कहाँ घुसा जा रहा है? कहकर उसने अपना डंडा फटकारा। घनश्याम अकड़कर बोला, अरे तुझे अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? मैं बसंत का बाप हूँ, उसके पास आया हूँ। कहकर घनश्याम अंदर जाने लगा तो दरबान धीरज ने उसे पीछे से कॉलर पकड़ लिया। अपनी औकात देखी है साले, चले आते हैं साहब के साथ रिश्ता जोड़कर। उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, अरे भैया, अगर विश्वास न हो तो अंदर जाकर अपने साहब से पूछा, जाकर बता दे कि धामपुर से घनश्याम आया है। देखना वो तुझे तेरी इस बदतमीजी का दंड ज़रूर देंगे। ठीक है, यहाँ बैठ, अंदर मीटिंग चल रही है, मैं पूछ कर आता हूँ। कहकर धीरज अंदर गया तो घनश्याम भी पीछे पीछे अंदर चला गया। इससे पहले कि धीरज अंदर आकर बसंत से बात करता, घनश्याम मीटिंग वाले कमरे में धीरज को धक्का देकर अंदर घुस गया। अरे बसंत बेटा, देख ये तेरा चौकीदार मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। इसे इसकी सज़ा ज़रूर देना। और देख तेरी माँ ने तेरे जन्मदिन पर गाजर का हलवा बनाकर भेजा है। तुझे याद करके रधिया बड़ी रो रही थी।
कभी तुमसे बिछड़ी नहीं है ना। एक ही सांस में घनश्याम बोले जा रहा था। बसंत एकदम भौचक्का सा अपने पिता को देखे जा रहा था। वो इस अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार नहीं था। उसने चारों ओर नज़र घुमाई। बड़े बड़े अधिकारी मुंह खोले उसे देख रहे थे। उनकी नज़रों में हंसी का पात्र न बन जाऊं, ये सोचकर वह जोर से दहाड़ा। धीरज, ये सब क्या है? ये शख्स अंदर कैसे आ गया? तुम नहीं जानते थे कि अंदर ज़रूरी मीटिंग चल रही है? निकाल इसे बाहर। सर, मैंने बहुत मना किया, मगर ये कहने लगा कि आपके पिता हैं, इसलिए मैं पूछने आ रहा था कि पीछे पीछे चला आया। सर, मुझे माफ़ कर दें। फिर उसने दो धुहत्थड़ घनश्याम को जड़ दिए। निकल साले, अपने को साहब का बाप बता रहा था। तेरे जैसा फटीचर डीएम साहब का बाप। मुझे पहले से ही तुझ पर शक था। चल निकल यहाँ से, कहकर उसने घनश्याम को धक्का दिया। हाथ में पकड़ा गाजर का हलवा ज़मीन पर गिरकर घनश्याम के सपनों की तरह बिखर गया। घनश्याम ने बड़ी आशा भरी नज़रों से अपने बेटे की ओर देखा, मानो वह अब भी उस दरबान को डांटेगा और आकर गले लगाकर मुझसे माफ़ी मांगेगा, मगर यह उसकी भूल थी। उसने उसकी ओर हिकारत भरी नज़रों से देखकर अपना मुंह फेर लिया। बाहर की ओर जाते जाते उसने बसंत के ये शब्द सुने, चलिए आप अपना कार्य चालू रखिए। मेरे गांव का आदमी है जो सदा खुद को मेरा बाप समझता है। जरा सम्मान क्या दे दिया कि ये गले पड़ने लगते हैं। प्यार के दो बोल क्या बोल दिए कि सिर चढ़ जाते हैं। चलिए, हाँ, क्या कह रहे थे आप? बसंत के अपमान भरे ये शब्द पिघले शीशे की तरह उसके कानों में उतर गए, नस्तर बनकर उसके दिल को घायल कर गए। दरबान ने उसे गेट से बाहर फेंक दिया। घनश्याम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसको अपनी अपनी पूरी दुनिया घूमती लगी, हलक में कांटे से चुभने लगे। तभी ना जाने धीरज को क्यों उस पर दया आ गई। उसने अपना गिलास उठाकर नल से पानी लाकर पीने को दिया। घनश्याम का हाथ बढ़ा, मगर तभी उसका स्वाभिमान जाग उठा। उसने हाथ मारकर पानी गिरा दिया। नहीं पीना उसके नल का पानी भी, और उठकर लुटा पिटा सा एक तरफ चल दिया। वह पागलों की तरह हंसने लगा। हा हा, मैं पागल ही तो हूँ। जरा सा सम्मान क्या दे दिया कि खुद को उसका बाप कहने की हिम्मत कर बैठा। नहीं, ये मेरा बसंत नहीं। ये मैं शायद किसी और के घर आ गया था। ज़रूर मैं घर भूल कर भी किसी के घर आ गया, वरना मेरा बसंत मुझे बहुत प्यार करता है, बड़ा सम्मान करता है। तभी उसे याद आया, इसी शहर में बसंत का मित्र कमल भी तो रहता है। उसने अपने घर का पता भी दिया था, जो वह अपने साथ ले गया। घनश्याम ने अपनी सदरी की जेब से उसका पता निकाला और रिक्शा कर कमल के घर पहुंचा। कमल ने घनश्याम को बदहाल हालत में देखा तो परेशान हो गया। कमल के पिता उसके बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे, सो घनश्याम ने हर तरह से उसकी पढ़ाई में मदद की थी। कमल ने घनश्याम के चरण छुए और अंदर ले आया। कमल ने घनश्याम को बिठाकर पानी पीने को दिया। पानी लेने की बजाय घनश्याम कमल का हाथ थामकर फूट फूट कर रो उठे। उनकी बदहवास हालत और फिर उनको रोते देखकर कमल घबरा गया। क्या हुआ चाचा जी? कमल के पूछने पर तो उनके सब्र का बांध और भी टूट गया। चाचा जी, बताइए तो क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? स्वयं को संभाल कर घनश्याम कमल को विस्तार से बताते चले गए। बसंत के बारे में सुन कमल को विश्वास नहीं हो रहा था। चाचा जी, आप परेशान न हो। बसंत ऐसा नहीं, अवश्य ही उसकी कोई व्यवस्था रही होगी। आप आराम से बैठिए, मैं अभी उसे फ़ोन कर ऐसी डांट लगाऊंगा कि वह दौड़ता हुआ चला आएगा और आपसे क्षमा याचना करेगा। कहकर कमल ने उन्हें भोजन करवाकर आराम करने को कह दिया, मगर उसकी आंखों
से तो नींद उड़ चली थी। लेटे लेटे वह सोचने लगे थे कि इसी बसंत के कारण मैंने अपने भाई भतीजों से रिश्ता तोड़ लिया। आज मैं कितना अकेला रह गया हूँ। क्यों बसंत, तुमसे ऐसा क्यों क्यों किया? तभी कमल ने बसंत को फ़ोन पर डांटना शुरू किया। तो बसंत ने कहा, वह सुनकर वह स्वयं हतप्रभ रह गया। उसका उत्तर था, कमल तुम नहीं समझ सकते। वह कैसे गंदे कपड़े पहनकर घर में चले आए सबके सामने। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया। ऐसी स्थिति कितनी खराब हो गई यह तुम क्या जानो। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, आजकल तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, मगर शायद तू ये भूल गया है कि तुम्हें बड़ा आदमी बनाने में चाचा जी और चाची जी ने कितना त्याग किया है। कमल के कथन पर बसंत ने ठाका लगाया। क्या यार, तू भी दकियानूसी बातें करने लगा। उन्होंने जो किया वह हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं। फिर मैं तो उनकी इकलौती संतान हूँ। उनका सब कुछ मेरा ही तो है। जो कुछ भी उन्होंने किया अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए किया, कोई एहसान नहीं किया। फिर अब मेरी इज्जत, मेरा स्टेटस मायने रखता है, ये जानकर कि वो मेरे पिता हैं या मैं उनका पुत्र हूँ। कितनी जगहंसाई होती। बसंत के मुंह से ऐसी बात की उम्मीद कमल को नहीं थी। वो अपने सबसे प्रिय मित्र का ये रूप सहन नहीं कर पा रहा था। आज उसे अपने मित्र से घृणा होने लगी थी। वह ये सोच सोच कर शर्म महसूस कर रहा था। बसंत इतना स्वार्थी व एहसान फरामोश कब से हो गया? जिसकी मित्रता पर कभी वह गर्व महसूस करता, आज उसी मित्रता पर शर्म महसूस कर रहा था। वो समझ गया कि बसंत से अब कुछ भी कहना बेकार है। उसकी आंखों का अहंकार की परत चढ़ चुकी है। उसने फ़ोन रख दिया। कमरे में घनश्याम लेटे लेटे बसंत के बारे में ही सोच रहे थे। अपनी ज़मीन बेचकर कड़ी धूप में खून पसीना बहाकर अनाज उत्पन्न किया, उसे बेचकर बसंत को अच्छे से अच्छे स्कूल फिर कॉलेज में पढ़ाया। स्वयं फटे वस्त्रों को ही सिल सिल कर पहनते, मगर बसंत को महंगे से महंगा कपड़ा पहनाया। कभी कभी मन करता रधिया को एक अच्छी सी साड़ी दिलवा दो, मगर वो मना कर देती। नहीं बसंत के बापू, हमारा बसंत खूब पढ़कर बड़ा आदमी बन जाए तो देखना, मैं रानी बनकर राज करूंगी। बसंत व उसकी दुल्हन मेरी खूब सेवा करेगी। दुख के बादल जब छटेंगे तो हमारे दिन भी बदल जाएंगे। अभी तो बस हमारा एक ही सपना है कि अपना बसंत बड़ा आदमी बन जाए। आज जब उसे पता चलेगा कि बसंत अब पहले वाला बसंत नहीं रहा, तो ये सदमा सहन नहीं कर पाएगी। चाची जी, धीरे से पुकारा कमल ने। हाँ बेटा, बसंत से बात हुई क्या? क्या कहा उसने? कमल समझ नहीं पा रहा था कि वो उनको क्या बताए। कमल का उत्तर जानकर वो कहीं और न टूट जाए, मगर बिना बताए भी तो नहीं मानेंगे। कहते अपेक्षाएं ही इंसान को दुखी करती हैं। मन कड़ा कर कमल घनश्याम के पास पलंग पर बैठ गए। अपनी नज़रों को घनश्याम से चुराने लगा। नहीं चाचा जी, अभी मेरी बात नहीं हुई, वो काफ़ी व्यस्त है, बाद में बात करूँगा। कमल बेटा, हर शख्स झूठ भी नहीं बोल सकता, मैं जानता हूँ। उसने ठीक से ठग से बात नहीं की होगी, तुम्हें मेरी सौगंध है। बेटा बता, उसने क्या कहा? मैं सब सहन कर लूँगा, तू चिंता ना कर। घनश्याम को कसम खिलवाने पर वो विस्तार से बसंत से हुई बातचीत बताने लगा। चाचा जी, अब आप भूल जाइए कि आपने किसी पुत्र को जन्म दिया था। मुझे अपने बेटा मान लीजिए। मेरे लायक जो सेवा हो वो कहिए। युग युग जियो बेटा। तुमने इतनी बात कहकर मुझ फटीचर बूढ़े का मान बढ़ाया। तुम शायद ठीक कह रहे हो कि हमको भूल जाना चाहिए कि हमने किसी पुत्र को जन्म दिया, मगर उसकी माँ को कैसे समझाऊंगा? किस मुंह से घर वापस जाऊं? अच्छा,
ये बता, यहाँ किसी वकील से तुम्हारी जान पहचान है? उसके हाँ कहने पर उन्होंने वसीयत बनवाने की बात की। मगर चाचा जी, धामपुर की प्रॉपर्टी की यहाँ वसीयत नहीं हो सकती। अच्छा, कहकर लुटा पिटा सा घनश्याम अपने घर की ओर चल दिया। सीधे घर न जाकर वो वहाँ के एक वकील से कचहरी जाकर मिला। उसने अपने ज़मीन जायदाद वहाँ के अनाथ आश्रम को दान कर दी। वसीयत करवाकर रास्ते में उसने एक दुकान से सल्फास की गोलियां खरीदी। घर आकर रधिया से हंस हंस कर बात करने लगा। ए बसंत के बापू, आज आपको क्या हो गया है? पहले तो यूं सिर पैर की बातें नहीं करते थे। बसंत का क्या हाल है? उसने मेरे बारे में कुछ पूछा? हाँ, बहुत कुछ पूछा। चल खाना निकाल, आज हम दोनों एक ही थाली में खाएंगे। क्यों, आज बड़ा प्यार उमड़ रहा है? रधिया बोली। तू मेरा कहना मान, फिर मैं तुम्हें कारण बताऊंगा। रधिया ने एक ही थाली में खाना डाला। जा अचार ले आ। रधिया के जाते ही घनश्याम ने दाल में जहर मिला दिया। खाते खाते ही दोनों की हालत बिगड़ने लगी। रधिया घबराकर दोनों हाथों से अपना गर्दन पकड़े बाहर की ओर भागी। ये क्या किया बसंत के बापू? घनश्याम की नाजुक हालत देख रधिया ने पूछा टूटती सांसों के बीच। घनश्याम ने केवल इतना ही कहा, बसंत की माँ, हमारे सपनों की मौत हो चुकी है, हम जीकर क्या करेंगे? सुबह दोनों की मौत की खबर सुनकर पूरा गांव उमड़ पड़ा। कमल को खबर मिली तो भौचक्का रह गया। वकील ने वसीयत के साथ एक पत्र भी खोला। इसमें घनश्याम ने अपनी समस्त जायदाद अनाथ आश्रम को दान देकर बसंत को अपनी मृत्यु का दाह संस्कार से लेकर समस्त कार्यक्रमों से वंचित कर दिया तथा साथ ही कमल को अपना बेटा कहकर अपना मकान उसके नाम कर दिया। उसे अपने संस्कार व मुखाग्नि के लिए प्रार्थना की। तकरीबन 50,000 रुपये जो उसके खाते में जमा थे, उससे दाह संस्कार व ब्रह्मभोज कराने की विनय की थी। दाह संस्कार के साथ जिन सपनों की मौत हुई, उनका भी संस्कार हो गया। उस सपने की राख गंगा जी में प्रवाहित हो गई। बसंत ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी जरा सी भूल यूं उसकी जन्मदाताओं की मृत्यु का कारण बनेगी। धन्यवाद आप सभी का जिसने मेरी कहानी सुनने का समय निकाला। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और आपका साथ मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।